जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करता हूं क्लास को कि ज़िंदगी में रिस्क लेते रहो, जीत मिले या हार लेकिन सीख तो मिलेगी, यह काफ़ी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। तो चलिए आज के साइंस प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुनहरी गोल्डन चावल जो है वह क्या है। तो चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग की चावल होते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक चावल जिसकी किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होता है, यही है सुनहरी गोल्डन चावल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाधान सुपर राइस विकसित किया किसने किया। तो इसने किया था जीएस खुश ने। किसने किया था? जीएस खुश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रक्त दाब हमेशा क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जबकि वायुयान में भी जाते हैं तो भी यही होता है कि मतलब वायुमंडल का जो दाब होता है वह शरीर का दाब से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन के रक्त स्कंदन में निहित है। तो ये फाइब्रिनोजीन प्रोटीन जो होता है, जो प्लाज्मा का एक भाग है, यह प्रोटीन जो है रक्त स्कंदन में यानी कि कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। कौन सा? फाइब्रिनोजीन मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सा को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किसे जुड़ा रहता है। तो यह जो है किससे जुड़ा रहता है? यह मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। जैसे एक मरकरी कॉलम होता है, उसी में क्या करते हैं, जो वो रक्तदाब मापने के लिए जो वो पंप करते हैं, तो इसमें पारा जैसे ऊपर की ओर जाता है और वही दर्शाता है कि मतलब कि रक्त उतार चढ़ाव कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्वांटम सिद्धांत का जो प्रयोग है वह प्रकाश के विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से दो क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश विद्युत सिद्धांत जो है दो प्रकार से दिया गया था। प्रकाश विद्युत सिद्धांत, एक था कण का सिद्धांत, क्या था? एक कण का, और दूसरा था तरंग सिद्धांत। कौन सा था? तरंग सिद्धांत। तो ये जो कण सिद्धांत था, यह कण सिद्धांत यह क्वांटम सिद्धांत यानी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, और तरंग सिद्धांत जो था वह प्रकाश के विद्युत प्रभाव के द्वारा सत्यापित किया जाता था। तो इस प्रकार से याद रखिए कि तरंग जो सिद्धांत है यह किसके लिए? तरंग सिद्धांत एक तरह से मान लीजिए कि यह व्यतिकरण है। क्या? व्यतिकरण के सिद्धांत पर आधारित था। और यह कण का जो सिद्धांत है, यह कण का सिद्धांत जो है यह है क्वांटम सिद्धांत। कौन सा है? क्वांटम सिद्धांत, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है। तो एक अच्छे तापरोधक, रोधक मतलब हो गया कि एक तरह से कुचालक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चालकता क्या होगी? निम्न होगी। इसकी चालकता निम्न हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। तो वातानुकूलित प्लांट की जो क्षमता होती है वो टन में होती है। क्या? और एक टन बराबर कितना होता है? एक टन बराबर होता है 1000 kg। क्या होता है? एक टन में 1000 kg होता है। या एक यूएस टन की बात करेंगे तो यूएस टन होता है 970 kg, 907 kg का। कितना? 907 kg की। एक यूएस टन की बात करेगा तब 907 kg की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टन की बात करेगा तो एक टन बराबर होता है 1000 kg का। कितना? 1000 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg है। और एक क्वेश्चन छूट गया, ऊपर देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। हाँ, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बारे में जान लीजिए। अश्व शक्ति जो होता है यह क्या होता है? यह व्यवहारिक मात्रक है। क्या? यह व्यवहारिक मात्रक होता है। किस चीज़ का? शक्ति का। शक्ति का जो है वह व्यवहारिक मात्रक है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन याद रखिए कि अश्व शक्ति क्या है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg और वेग जो है 60 मीटर पर सेकेंड है। तो
तो वस्तु का संवेग क्या होता है, यानी कि P बराबर एम भी फॉर्मूला से हमको बनाना है। तो m क्या है 85 kg है और इसका जो वेग है वह 60 मीटर पर सेकेंड है। गुना करेंगे 85 गुने 60 कितना आ जाएगा 5100 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर व्यास के एक फ्लाई व्हील के रिम पर एक बिंदु यदि 1200 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है तो त्वरण क्या होगा, यानी कि हमको पूछ क्या रहा है। त्वरण इसमें देखिए जो पूछता है वह अल्फा बराबर पूछता है। ठीक है, तो अल्फा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह अल्फा बराबर होता है 2πn जिसका होल स्क्वायर आर, मतलब कह सकते हैं कि 2πn जो है यह इसके बराबर ओमेगा होता है और अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा की जगह 2πn लिख दिए हैं स्क्वायर आर। तो यहाँ पर हम अल्फा बराबर यदि निकालेंगे तो यहाँ n की मान देखिए यहाँ 1200 चक्कर प्रति मिनट है, तो 1200 में हम भाग देंगे 60 से, मिनट है तो उसको सेकेंड बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 चक्कर आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज होगा। कितना 20 हर्ट्ज होगा। तो यहाँ पर n का मान 20 हर्ट्ज रखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर अब पाई का स्क्वायर, 2 दूनी 4 गुने पाई स्क्वायर, अब कह सकते हैं n का मान कितना है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो हम कह सकते हैं इतना r का 2πn n का मान हो गया और r कितना हो गया 20, r कितना हो गया 20 हो गया। तो 2πn का स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो 1/2 आर का मान, क्योंकि व्यास दिया हुआ है कितना 1 मीटर, 1 मीटर व्यास दिया हुआ है तो क्या करेंगे इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, आर का मान रख देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 2 से ये कट जाएगा 200 बार में और 200 बार में कट जाएगा तो 4 को 200 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 गुने हो गया था 400 बराबर कितना होगा इतना पाई स्क्वायर हुआ था। यानी कह सकते हैं उसके बाद इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होगा, यानी 800 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आप समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आर के जगह पर मान कितना रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आर के जगह पर जब व्यास दिया हुआ है 1 मीटर तो आर हो जाएगा 1/2 और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो अल्फा बराबर लगाना है 2πn का होल स्क्वायर गुने आर मतलब 1/2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2, अब पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर ही रखेंगे गुने n स्क्वायर, तो n का मान आ गया था कितना 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400, गुना करेंगे 1/2। इस सबको काटिए, ये देखिए ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 4 दूनी 800 पाई स्क्वायर, यानी कि 800 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा बराबर होती है। तो देखिए पानी की वाष्पन की गुप्त उष्मा लगभग 536 कैलोरी प्रति ग्राम, या आप कह सकते हैं कि 540 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाता है। कितना इतना कैलोरी प्रति ग्राम हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, अगर आपको पूछ देगा कि बर्फ की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है तो हो जाता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाता है। तो आप इसके दोनों को याद रखिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बादलों का रंग सफेद गैस के कारण दिखता है। तो बालों का रंग कोई भी चीज का मतलब रंग कह दे, जैसे कि अब शाम का जैसे लालिमा दिखाई देना, कुछ भी कह दे तो रंग का जब भी बात करेगा तो प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन यदि आपको बात करेगा क्या, यदि बात करेगा कि बार बार दिखाई देना या फिर कभी कभी दिखाई देना या रुक रुक कर दिखाई देना, तो ये सब की बात करेगा तब वो हो जाता है व्यतिकरण। क्या होता है व्यतिकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। और लेकिन रंग की बात करेगा कि सफेद दिखता है, पीला दिखता है, उजला दिखता है, नीला दिखता है, कुछ भी कहेगा तो ऑप्शन नंबर डी मार देना है आपको, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन बता देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की डैश कक्षाएं होती है। देखिए आवर्त जो है ना इसके कक्षा को दर्शाता है, यानी कि के है, यानी पहला आवर्त में सिर्फ के होगा, दूसरा आवर्त की बात करेगा तो के और एल होगा, तीसरा आवर्त में के एल एम होगा, चौथा आवर्त में जाएगा तो के एल एम एन हो जाएगा। यानी कि यह जो है इसकी संख्या है 2n स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि 2n स्क्वायर बोर-बोरी योजना के अनुसार कह सकते हैं कि बोर-बोरी का जो सिद्धांत था 2n स्क्वायर जो है बोर-बोरी द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत, इसी सिद्धांत के आधार पर यह के एल एम एन ये कक्षा को भरा जाता है। ठीक है, तो इस अनुसार कह सकते हैं कि तीसरा आवर्त है तो मतलब 3 को होना चाहिए, तो 3 थे के एल एम एन, मतलब कह सकते हैं के एल एम, यानी कि ये तीसरा आवर्त में 3 कक्षाएं हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ब्रोमीन का, आयोडीन का, उसके बाद स्टार्टीन का दिया हुआ है, परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। तो देखिए ये ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन ये सब क्या है हैलोजन ग्रुप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रखना है, क्योंकि यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन ये जो होता है इसका 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, उसके बाद आयोडीन का 53 होता है। इसी प्रकार से क्या होता है ये हैलोजन ग्रुप का आगे तत्व है और इसी के बारे में
पूछ रहा था कौन से ग्रुप का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु में विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं। तो यह विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर धातु की बात कर रहा है। तो धातु की बात करें या ठोस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। लेकिन यदि आपको बात कर देगा कोई भी द्रव चीज का, ठीक है, तो कोई भी द्रव चीज की बात कर देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आयन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आयन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से सी आंसर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है तो कह सकते हैं कि इसमें कौन सा है जो कि अलग है। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन को कहा जाता है कि इसकी बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, क्योंकि कार्बन की बहुत से ऐसे गुण है, जैसे कि चेन, इसका जो चेन बनता है वह चेन बहुत ही लंबी बनती है चेन, ठीक है। और उसके बाद इसकी संयोजकता 4 होने के कारण और बहुत परिवर्तनशील संयोजकता होने के कारण भी यह क्या होता है, विभिन्न रूप में मतलब पाया जाता है। तो कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सबसे अधिक चेन बनाने के कारण या इसको सार्वभौमिक कहा भी जाता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, सबसे अधिक उपलब्ध भी है और इससे जो तत्व बनते हैं वह कुचालक भी होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है कार्बन इसीलिए बहुत ज़्यादा विभिन्न रूप में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। तो देखिए सोडियम Na से सूचित करते हैं तो नेट्रियम यही हो गया, पोटेशियम क्या हो गया, तो इसका जो होता है इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या होता है, इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये याद रखिए, रुबिडियम, लिथियम ये सब तो खैर उसी के नाम पर लगभग आधारित है, ठीक है। लेकिन सोडियम जो है, सोडियम 100 से शुरू हो रहा है लेकिन इसका Na होता है संकेत, तो मतलब ये नेट्रियम इसके लैटिन नाम से लिया गया है। पोटेशियम का के यानी कि कैलियम से लिया गया है, ठीक है, लैटिन नाम कैलियम होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक फिलामेंट के एलोट्रॉप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे क्या होते हैं, तो वे होते क्या हैं, तो वे होते हैं एलोट्रॉप्स जो है वह एक तरह से कह सकते हैं, इसको हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी में एलोट्रॉप्स को अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं, अपर रूप कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा कि परमाणु की संरचना भिन्न होती है तो वही क्या हो जाता है, अपर रूप कहलाता है। तो संरचनाएं भिन्न हो जाती है तो अपर रूप, जैसे कि कार्बन का अपर रूप हीरा हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया। तो ये सब क्या है, परमाणु की संरचना भिन्न भिन्न है तो वह इसका एलोट्रॉप्स यानी अपर रूप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो कौन सा ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, तो देखिए इथेनॉल, ये भी लकड़ी, ये भी गाय का गोबर, ये भी, ये सब सड़े गले पदार्थ से ही बनते हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा जो हो गया यह यूरेनियम का शुद्ध रूप होता है, यूरेनियम 235 का यह शुद्ध रूप होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, यह परमाणु ऊर्जा का, ये परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि बायोमास का मतलब हो गया कि सड़े गले पदार्थों से जो प्राप्त होगा उसको बायोमास कहेंगे, ठीक है। तो लकड़ी हो गया, ये भी सड़े गले पर बायोमास बन जाता है, गाय का गोबर बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा यह क्या है, यूरेनियम का शुद्ध रूप होता है, तो इसीलिए यह बायोमास ऊर्जा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो देखिए मीथेन के जलने पर, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और यह जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तभी तो जलेगा, और इससे जो उत्पाद बनता है वह CO2 + H2O बनता है। तो कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इससे जल बनता है। तो देखिए इसके ऑप्शन में कौन सा सही इसमें था, तो इसका आंसर नंबर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जल बनता है, लेकिन जल निकलता है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको मैंने करवाया और आई होप को ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये अच्छा कंटेंट लगा होगा, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि ये, या फिर इसमें क्या कमी रह गई वो भी हमें बताइए। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।